स्टार्ट करते हैं। हाँ, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे पीपीपी। ये भी तो रहता है ना इसी यूनिट में ही। नहीं है, इसी में है। मैंने सिलेब मेरे पास सिलेबस है, बस यूनिवर्सिटी का डाउनलोड किया हुआ सिलेबस है। बाकी बुक नहीं है मेरे पास, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी मार्केट खुली है अभी, तो मैं अरेंज कर रहा हूँ कहीं से। अगर बुक मिल गई तो फिर आपको प्रॉपर जो आपके जो टॉपिक है ना वही होंगे फिर। लेकिन मैंने जो करवाया है ना अपने हिसाब से, जो ये जितना भी टॉपिक आपको पीछे करवाया है क्रैब साइकिल और ये मैंने मेरे हिसाब से तो देखो बेस्ट कराया है। अगर आपको फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है या फिर आपको लग रहा है, हाँ इसलिए मैं, और अगर मैं मुझे बुक अरेंज हो जाती है 1-2 दिन में, फिर उसके हिसाब से फिर बिल्कुल आपका इजी हो जाएगा सब, क्योंकि हम जितना बुक में कंटेंट होगा ना वो पढ़ेंगे। फिर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, मतलब फिर जल्दी हो जाएगा आपका सिलेबस। अच्छा ठीक है, फिर ऐसे करा देंगे। तो आज की क्लास में पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक कंप्लीट हो गया था, उसके सारे स्टेप कंप्लीट हो गए थे। अब बात करते हैं एनारोबिक। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये भी इसका ओवरव्यू सा ही है, एक बार इसका ओवरव्यू ले लो। ग्लूकोज होता है, उससे पायरुवेट बनता है, 2 कार्बन कंपाउंड। ये प्रोसेस आपको पता है सब में होती है, ग्लाइकोलाइसिस। चाहे उस O2 की प्रेजेंस भी हो या फिर अब्सेंस हो, सब में होती है और साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है। NAD पॉजिटिव से 2 NADH एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे। यहाँ तक की प्रोसेस सब में होती है, सबको पता है। उसके बाद में क्या होता है, O2 की प्रेजेंट में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और O2 की एब्सेंस में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। पायरुवेट तक तो सबको क्लियर होता है। उसके बाद में क्या होता है कि O2 की एब्सेंस में यहाँ पे होता है एनारोबिक और फर्मेंटेशन, तो होते हैं यहाँ पे। और O2 की प्रेजेंट वाला हमने सारा पढ़ लिया। ठीक है। तो O2 की एब्सेंस में क्या होता है, जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, इसी का ही एक टाइप मान लो, फर्मेंटेशन इसका टाइप मान लो। टाइप होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्मेंटेशन जब होता है, तो मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बताया था ना, वो लैक्टेट होता है। एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो वो होता है इसका लैक्टेट। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लैक्टेट। और एनारोबिक में बताया था वो होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब फर्मेंटेशन में क्या होता है, ये जो 2 NADH निकला था ना यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस से, ये एनर्जी फर्मेंटेशन में यूज होती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस में ग्लाइकोलाइसिस से हमारे पास 2 NADH निकला था, वो वाली एनर्जी फर्मेंटेशन में यूज शिट, ये एनर्जी फर्मेंटेशन में यूज होती है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, NADH NAD पॉजिटिव, और दिस NAD पॉजिटिव इज रीयूज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है, ये जो NAD पॉजिटिव यहाँ से निकलता है ना, ये कहाँ रीयूज हो जाता है, ऊपर ग्लाइकोलाइसिस में, यहाँ पे ये। ठीक है भाई। और कल है ना, कल वाली क्लास में आपने बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं किया था। मैं खुद वैसे थोड़ा डिमोरलाइज फील होता है कि भाई पता नहीं बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ ये एनएडी पॉजिटिव कहाँ यूज हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लूकोज से जब पायरुवेट बनता है तब। ठीक है। तो ये जो 2 NADH निकलता है, ये यूज होता है फर्मेंटेशन में। और फिर ये टूट के वापस NAD पॉजिटिव कहाँ यूज हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस में NAD पॉजिटिव से 2 NADH बनता है। ये एक बिल्कुल जर्नल सा ओवरव्यू है इसका। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। बहुत इजी इजी सा लिखा है कुछ, मतलब आप पढ़ोगे ना खुद से ही तो खुद आ जाएगा, नॉर्मल है बिल्कुल। In absence of O2, there is incomplete oxidation of glucose occurs and less amount of energy release. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, और कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। इन absence of O2, रेस्पिरेशन कॉल्ड एनारोबिक और फर्मेंटेशन। O2 की एब्सेंस में होता है एनारोबिक और फर्मेंटेशन। ठीक है। एनारोबिक क्या होता है,
In absence of O2, final electron acceptor a inorganic compound like nitrate और सल्फेट। उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ा था फर्मेंटेशन में, वो क्या था, लाइक एग्जांपल उसका लैक्टेट, और इसमें नाइट्रेट और सल्फेट होता है, ये इनऑर्गेनिक होता है, वो ऑर्गेनिक था। उसके बाद में इनऑर एनारोबिक में बस इतना ही होता है कि O2 की एब्सेंस में होता है, ठीक है, और ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और ये फर्मेंटेशन है ना, ये इसी का टाइप मान लो आप कि इसमें फर्मेंटेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, तो ये फर्मेंटेशन इसी का ही टाइप मान लेते हैं हम। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है, इन अब्सेंस ऑफ O2, O2 की अब्सेंस में होता है, इन दिस पायरुवेट अंडरगोज फर्मेंटेशन, ठीक है। पायरुवेट का फर्मेंटेशन होता है यहाँ पे, जो पायरुवेट बना था ना ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, उस पायरुवेट का यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। और क्या होता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। और नो ईटीसी इन दिस, कोई ईटीसी नहीं चलती इसमें, नो क्रैब साइकिल, कोई क्रैब साइकिल यूज नहीं चलता इसमें। और फर्मेंटेशन अकर्स इन बैक्टीरिया एंड फंजाई, फर्मेंटेशन होता है वो बैक्टीरिया और फंजाई में होता है। और एक ये मेन पॉइंट है, किसी भी कोई भी हमारे पास साइकिल हो या फिर कोई भी प्रोसेस हो, उसका एक की पॉइंट होता है ना। तो फर्मेंटेशन का की पॉइंट क्या होता है, ये इसका की पॉइंट है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन NAD पॉजिटिव इज रीजनरेटेड फ्रॉम NADH by transforming the electron of NADH to organic molecule। इसमें क्या होता है, इसका ये की पॉइंट बोल देते हैं हम इसको, इसका की पॉइंट क्या होता है इस प्रोसेस का, फर्मेंटेशन का, कि इसमें जो NAD पॉजिटिव है ना, वो रीजनरेटेड होता है। भाई NAD पॉजिटिव से फिर दोबारा से ग्लाइकोलिसिस में चला जाता है ना, वो रीयूज हो जाता है। तो इसका की पॉइंट यही होता है फर्मेंटेशन का, कि इसमें NAD पॉजिटिव का रीजनरेशन होता है, रीजनरेट होता है NAD पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है फर्मेंटेशन इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। फर्मेंटेशन दो टाइप के होते हैं, उनके प्रोडक्ट के बेसिस पे, जो प्रोडक्ट बनता है उसके बेसिस पे फर्मेंटेशन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, सेकंड है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। पहले फर्स्ट पढ़ते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है, अकर्स इन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये वाला फर्मेंटेशन किस में होता है, या ये वाला रेस्पिरेशन एनारोबिक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में होता है। और इसमें क्या होता है, टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फॉर योगर्ट। ये लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूस, लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है जो दूध से दही बनता है ना, योगर्ट, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इस प्रोसेस में। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, इन दिस बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज NADH into NAD पॉजिटिव एंड कन्वर्ट पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड। ये क्या करता है कि पायरुवेट को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये जो NADH यूज होता है, ये कहाँ से आता है, ग्लाइकोलाइसिस से, वहां पे एनर्जी निकली थी हमारे पास, तो ये NADH ग्लाइकोलाइसिस से आता है। क्या हुआ, रिएक्शन देखिए, ग्लूकोज था, 2 ATP यहाँ से निकलती है, ये सबको पता है। ये NADH ग्लूकोज से बना पायरुवेट, 2 ATP निकल गई और 2 NADH निकल गया। ये NADH यहाँ यूज होता है इस वाले में, पायरुवेट से लैक्टेट बनाने में, ठीक है। पायरुवेट से लैक्टेट बनाने में ये दो NADH यहाँ यूज होते हैं, और ये 2 NAD पॉजिटिव निकल जाता है और वापस से रीयूज हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, ग्लूकोज से पायरुवेट बनाने में। इसकी ये इसकी रिएक्शन है। इसमें एक है, इसमें आप लिखिए LDH, अगर मेरी आवाज सुन रही है आपको तो इसमें लिखिए LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा यहाँ पे। पायरुवेट से जब लैक्टेट बनेगा तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा, LDH। क्लियर है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? अकर्स इन यीस्ट एंड बैक्टीरिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। सॉरी भाई। ये किसमें होता है? यीस्ट और बैक्टीरिया में होता है। किसके प्रोडक्शन के लिए? इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये टू स्टेप रिएक्शन होती है। दिस इज टू स्टेप रिएक्शन। पहले वाला क्या होता है? ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से क्या बनेगा? एसिटाल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड से क्या बनेगा? इथेनॉल। पायरुवेट बना, पायरुवेट से एसिटाल्डिहाइड, और यहां से बनेगा इथेनॉल। और यहाँ पे CO2 रिलीज होती है, सेकंड वाले स्टेप। तो दो के दोनों स्टेप की बात करते हैं। इसमें पहला स्टेप क्या है? पायरुवेट इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू फॉर्म एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है और किसकी फॉर्मेशन होती है? एसिटाल्डिहाइड की। एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है और पायरुवेट का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट है, नाउ एसिटाल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड बाय NADH इनटू इथेनॉल। और एसिटाल जो सेकंड वाला स्टेप में उसमें क्या होता है? एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ NADH। NADH की हेल्प से इसका रिडक्शन होता है। रिएक्शन देखिए यहाँ पे क्या होता है। पहले क्या था? ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना पायरुवेट। ठीक है, बन गया। अब ये पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाल्डिहाइड में। और ये एनर्जी यहाँ यूज होती है, 2 NADH यहाँ यूज होती है, और 2 NAD पॉजिटिव बाहर निकल जाता है, और ये वापस से ग्लाइकोलाइसिस में यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, CO2 निकला पायरुवेट का। ठीक है, और यहाँ पे एंजाइम कौन सा काम करेगा? पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज। और जब सेकंड स्टेप होगा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल बनेगा, वहां पे एंजाइम काम करेगा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ये दो एंजाइम काम करते हैं इसमें। ठीक है भाई, क्लियर है? उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे आप थोड़ा सा, एक एक कुछ चीज है वो गलत लिखी हुई है। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड पायरुवेट लिखा है, और यहाँ पे मैंने दो एसिटाल्डिहाइड लिख दिया, 2CH3 लिख दिया ना। तो यहाँ पे भी दो पायरुवेट आएगा, क्योंकि दो पायरुवेट तो निकलते हैं ग्लाइकोलाइसिस से। हाँ, तो यहाँ पे दो आएगा, तो आप यहाँ पे दो कर लीजिए। और ये जो यहाँ पे जो CO2 निकलेगा, ये भी 2 CO2 निकलेगा, एक नहीं निकलेगा। मैंने ये यहाँ एक एक का सोच के लिखा, फिर आगे मैंने दो लिख दिए, कि मैं कहा दो लिख दिए गलती से, लेकिन दो पायरुवेट होते हैं। अगर एक का अगर आप दिखाओ, तो इसमें यहाँ दो कहीं नहीं आएगा, CO2 भी सिंगल आएगा, और क्या नाम है, ये जो एसिटाल्डिहाइड है ये भी सिंगल आएगा, और इथेनॉल भी एक एक मॉलिक्यूल बनेगा। इथेनॉल भी मैंने दो मॉलिक्यूल बना दिए। तो अगर दो दो बना रहे हैं, तो फिर पायरुवेट भी दो लेने पड़ेंगे आपको, यहाँ भी दो लेना पड़ेगा। मेन बात ये है। वैसे क्लियर है इतना आपको? और एनर्जी कितनी रिलीज होती है इस पूरे प्रोसेस में? 2 ATP। पता है आपको कहाँ से आए 2 ATP? ग्लूकोज से जब पायरुवेट बना था, जब तो 2 ATP निकले थे। वही 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसमें जो है ना, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसमें सिर्फ 2 ATP रिलीज होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। वो भी कौन सी वाली? जब ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, तो वहां पे 2 ATP यूज निकलती है ना, वही एनर्जी निकलती है। और इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए। और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी यही होती है जो 2 ATP निकलती है, बस इतनी एनर्जी निकलती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ये आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन था। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा नंबर, छोटे 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। बस ये था आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए आप। और जो ये यहाँ पे जो 2 CO2 लिख दिया ना, यहाँ पे सिंगल CO2 आएगा, क्योंकि अगर हम दो CO2 निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे दो पायरुवेट लेना पड़ेगा, और दो ही एसिटाल्डिहाइड लेना पड़ेगा, और दो ही इथेनॉल बनेगा। ये तो पता ही है आपको कि भाई सर, दो पायरुवेट थे हमारे पास, तो फिर दो बार होगी रिएक्शन, तो दो दो मॉलिक्यूल बनेंगे।
तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया 2CO2, तो यहाँ पे सिंगल CO2 कर लीजिए या फिर सबको 2-2 कर लीजिए आप, 2 पाइरुवेट, 2 एसिटाल्डिहाइड और 2 ही इथेनॉल। एक-एक मत लिख देना आप। ठीक है सर? तो नेक्स्ट क्लास है उसमें जो आपने बताया वो पढ़ेंगे, ईटीसी के जो 2 रूट सिस्टम है ईटीसी का वो पढ़ेंगे और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो आपको मेरी जितने अभी अपनी 2 यूनिट कंप्लीट होने वाली है। तो एंजाइम में दिक्कत कुछ? हाँ जी, बताइए। अच्छा, उसके अलावा मतलब जो-जो टॉपिक रहते हैं ना, जो वो आपकी बुक में है और जो रह रहे हैं, आप वो मेरे को सारे नोट डाउन करा दीजिए, तो वो फिर वो वाले करेंगे सारे। तो मैंने तो मेरे पास जो है ना, मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया था, आपकी यूनिवर्सिटी है ना, उसका पीडीएफ डाउनलोड किया था सिलेबस का, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, आपका रोज़ जो है एक टॉपिक हो जाए, उसके अकॉर्डिंग चल रहा था। अब मेरे पास बुक होती तो फिर मैं बुक के अकॉर्डिंग चलता और बुक से ही आपको पढ़ाता, लेकिन मैं फिर उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम से बचता है और इस वाली यूनिट से बचता है ईटीसी के 2 रूट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म। इसके अलावा और कुछ? वैसे आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं? तो आपके अलावा, तो आपके और दीपिका के अलावा कोई क्लास में आता ही नहीं है। मैंने सबको फ़ोन भी किया है, या तो पका हूँ मैं, टीचर अच्छा नहीं हूँ ना, पढ़ाता अच्छा नहीं हूँ शायद, मे बी हो सकता है। और अनुज मैडम कैसा पढ़ाती थी आपको? अच्छा पढ़ाती थी? जी, मेरी क्लासमेट थी अनुज। अनुज मैम और मैं, हम दोनों क्लासमेट थे और रितु मैम थी, वो हमारी बैचमेट थी, क्योंकि वो जूलॉजी से थी और हम बॉटनी से थे। कॉलेज एक था हमारा। बताया होगा उन्होंने, बताया नहीं आपको? मैं कह रहा हूँ अनुज मैम मेरी क्लासमेट थी और रितु मैम हमारे बैचमेट थी। कॉलेज में साथ थे। और इनके अलावा अगर और कोई टॉपिक रहता है तो आप बताइए, फिर एक बार देख लीजिए आराम से बुक में। कोएंजाइम के बारे में मैंने जो बताया था ना, वो इतना ही है और उसके अलावा मुझे उसका कंटेंट मिला नहीं कहीं से। मुझे जितना याद था ना, मैंने वही बताया था बस। फिर भी अगर उसका थोड़ा-सा मिलेगा ना, तो फिर और एक क्लास और बना देंगे उसकी 15 मिनट की, एक लेक्चर और लगा देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये वाले जो टॉपिक है ना, ये वाली जो यूनिट है ना, आपका 6th पेपर है, 6.1, ये है ना फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगा हर जगह पे। आप बॉटनी पढ़ोगे तो, जूलॉजी पढ़ोगे तो भी। बॉटनी में बहुत कम काम आएगा, लेकिन जूलॉजी में बायोकेम बहुत ज़्यादा है। और अगर नेट की प्रिपरेशन करोगे, वहाँ पे तो भर-भर के है बायोकेम। तो मैं नहीं चाहता कि मतलब हमें जो पढ़ाया गया, जो हमारे साथ जो प्रॉब्लम हुई, वो आपको फेस करनी पड़े। इसलिए मैं मेरे हिसाब से जितना हो सक रहा है, हो रहा है ना मेरे से, उससे ज़्यादा करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बुक से भी अलग।
बुक में लैंग्वेज बहुत टफ होती है, तो वहाँ से समझना बहुत मुश्किल सा हो जाता है ऐसे। इसलिए मैं मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ और उनसे ही पढ़ाना ठीक समझता हूँ। और बुक से तो अब तक मैं अपने हिसाब से अगर बुक के अकॉर्डिंग हम चलते, तो शायद हमारा ये पेपर कंप्लीट हो जाता और इसके अलावा फर्स्ट वाला जो वो पेपर है, सेकंड वाला इकोनॉमिक बॉटनी, वो भी आधा हो जाता अगर बुक के अकॉर्डिंग हम चलते तो। क्योंकि बुक में भी इतना नहीं दे रखा जितना मैं हमने पढ़ा है कंप्लीटली। तो फिर एंजाइम, काइनेटिक ऑफ एंजाइम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मैकेनिज्म और टू रूट सिस्टम ऑफ पीटीसी और कोएंजाइम, ये 4 टॉपिक रहते हैं आपके। ठीक है, इनको भी हम आगे आने वाली क्लास है ना उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में पीपीपी पढ़ेंगे या फिर इनमें से कोई टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।